पिछले सिर्फ 24 घंटों में मशरिक़ वस्ती में एक दहाइयों पुराना तनाज़ा एक इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गया है और अब जौहरी यानी न्यूक्लियर का लफ्ज़ सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहा बल्कि एक हकीकी ख़तरे के तौर पर सामने आ खड़ा हुआ है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। क्या मशरिक़ वस्ती का ये तनाज़ा वाकई एक ऐसे जौहरी मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा? आइए सबसे पहली और सबसे अहम पेशरफ्त से शुरू करते हैं। एक ऐसा मिसाइल हमला जिसने इस पूरे तनाज़े की नौयत ही बदल कर रख दी है। हुआ ये कि एक मिसाइल इसराइल के सबसे खुफिया और महफूज तरीन राज यानी डिमोना न्यूक्लियर तनसीब के बिल्कुल करीब आकर गिरा। अब भले ही ये मिसाइल सीधा तनसीब पर ना लगा हो, लेकिन इस हमले ने ईरान की तरफ से एक बहुत वाज़ेह और सोचा समझा पैगाम भेज दिया है। अच्छा, ये डिमोना इतना अहम क्यों है? देखें, ये वो जगह है जिसे इसराइल के मुबैना जौहरी प्रोग्राम की जाए पैदाइश माना जाता है। कहा जाता है कि 1958 में फ्रांस के साथ मिलकर इसराइल ने अपने पहले 13 जौहरी हथियार यहीं तैयार किए थे। तो इस जगह के करीब हमला करना ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई दुश्मन आपके मुल्क के मरकजी जौहरी मरकज़ को निशाना बनाए। ये ईरान की तरफ से एक सीधा सीधा जैसे को तैसा वाला जवाब था, क्योंकि इससे पहले ईरान की अपनी नतनज़ जौहरी तनसीब पर अमेरिका की क़यादत में बार बार हमले होते रहे थे। तो पैगाम बिल्कुल साफ था, तुम्हारी जौहरी तनसीबात हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। और उसी एक वाक़े ने एक ऐसे दिफाई निज़ाम का सारा भरम तोड़ दिया जिसे अब तक नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, यानी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। तो इसका पहला बड़ा नतीजा क्या निकला? इज़राइल का मशहूर ज़माना कई तहों वाला फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। जो आयरन डोम था उसे पूरी तरह बाईपास कर दिया गया। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम गैर मुअस्सर रहा और यहाँ तक कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। मतलब ये साबित हो गया कि इस दिफा को तोड़ा जा सकता है। इस एक वाक़े ने खित्ते में ताकत का पूरा तवाज़ुन ही बदल कर रख दिया है। ईरान ने ये दिखा दिया है कि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी पहले के अंदाजों से कहीं ज़्यादा जदीद है। अब वो इजराइल के अंदर कहीं भी हमला कर सकता है। यहाँ तक कि तिल अबीब में भी शदीद बमबारी देखी गई, जिसके बाद इजराइल की फ़ज़ाई बर्तरी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और ये नई हकीकत इसराइल को एक ऐसी जगह ले आई है जहाँ इसके लिए फ़ैसला करना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल और ख़तरनाक हो गया है। अच्छा, ये सैमसन ऑप्शन है क्या? ये इसराइल का एक गैर एलानिया डिटेरेंस नज़रिया है, यानी इसका आखिरी सबसे ख़तरनाक हथियार। इसके मुताबिक अगर इसराइल की बका को कोई शदीद ख़तरा लाहक होता है तो बड़े पैमाने पर जौहरी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसकी असल ताकत इसके खुफिया होने में है, जो दुश्मन को हमेशा शक में मुब्तला रखती है। तो अब इसराइल एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है जहां उसका कोई भी जवाब आसान नहीं। सवाल ये है कि वो अपनी दिफाई साख्त खोए बगैर और पूरी दुनिया में तन्हा हुए बगैर इसका जवाब कैसे दे। इसराइली क़यादत के पास दो ही रास्ते हैं और दोनों ही इंतहाई मुश्किल हैं। पहला रास्ता है ताकत से जवाब देने का। हो सकता है वो एक छोटे पैमाने का टैक्टिकल जौहरी हथियार इस्तेमाल करें, लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि आलमी बिरादरी उसे मुकम्मल तौर पर तन्हा कर देगी। दूसरा रास्ता है तहम्मुल दिखाने का, लेकिन अगर वो कुछ नहीं करते तो इससे यही साबित होगा कि उनकी दिफाई ताकत कमज़ोर पड़ चुकी है और इससे ईरान के हौसले मज़ीद बढ़ेंगे। और जब लग रहा था कि हालात इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकते, तभी मैदान में एक और गैर मुतवक्का उनसर की एंट्री हुई। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक धमकी। ट्रंप ने एक बहुत सख्त अल्टीमेटम दिया। आपके पास 48 घंटे हैं कि आप नाए हुर्मुज़ को बग़ैर किसी शर्त के खोल दें। अगर नहीं तो हम आपका पूरा बिजली का ग्रिड तबाह कर देंगे और आपके मुल्क को अंधेरों में डबो देंगे। और हैरानकुन बात यह है कि ये धमकी जंग के ख़त्म होने के दावों के सिर्फ चंद घंटे बाद सामने आई। ईरान का जवाब भी फौरी और बहुत संगीन था। उन्होंने शहरी और मुआशी अहदाफ पर 3 सतहों पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। उनमें शामिल था खलीज में इत्तहादियों के तवानाई के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के डेटा सेंटर्स पर साइबर हमले और सबसे खतरनाक पानी साफ करने वाले प्लांट्स को निशाना बनाना, जिन पर खलीजी ममालिक की 90% आबादी का इन्हिसार है। अब इस सारी कशीदगी के बीच देखते हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतों का रद्द-ए-अमल कैसा रहा, क्योंकि इसने पुरअमन हल के इम्कानात को मज़ीद कमज़ोर कर दिया है।
G7 کا ایک مشترکہ بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا ایران کو فوری طور پر اپنے حملے روکنے چاہئیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ بیان صرف ایران پر الزام لگاتا ہے اور ان امریکی حملوں کا ذکر تک نہیں کرتا جو اس سے پہلے ایرانی جوہری تنصیبات پر ہوئے تھے۔ یہاں پر دوہرا معیار بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف اسرائیل ایران پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ عام شہریوں کو مارنے والے کلسٹر بم استعمال کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف خود اسرائیل پر لبنان میں ممنوعہ سفید فاسفورس استعمال کرنے اور غزہ میں ہزاروں شہریوں بشمول 16,000 سے زائد بچوں کی ہلاکتوں کے الزامات ہیں۔ اور یہ بھی ایک تلخ سچائی ہے کہ غزہ کو ملبے کے ڈھیر میں بدلنے کے بعد اب ایرانی میزائلوں کی بارش میں اسرائیلی سڑکیں بھی کچھ ویسی ہی نظر آنے لگی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے تباہی پھیلانے والے اب خود اس تباہی کا ایک چھوٹا سا حصہ محسوس کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف جمہوریت کی باتیں اور دوسری طرف اس یک طرفہ رویے نے مغربی ممالک کی ساکھ کو ایک غیر جانبدار ثالث کے طور پر شدید نقصان پہنچایا ہے۔ وہ صرف ایک فریق کی مذمت کرتے ہوئے ان امریکی حملوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں جو اس ساری کشیدگی کی بنیادی وجہ بنے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا پینٹاگون نے ایسے کسی منظرنامے کے لیے کوئی جنگی مشقیں نہیں کی تھیں؟ موجودہ امریکی حکمت عملی بالکل ویتنام جنگ کی ناکام منطق جیسی لگ رہی ہے، جہاں بمباری نے دشمن کو کمزور کرنے کے بجائے ان کے عزم کو اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ تنازع اب کسی منطق یا استحکام کے دائرے میں نہیں رہا، یہ غیر متوقع دھمکیوں اور جوابی حملوں کے ایک خطرناک چکر میں پھنس چکا ہے جو سیدھا سیدھا پاگل پن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بہت ہی پریشان کن سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔ جب دفاعی نظام ٹوٹ چکے ہیں، ڈیٹرنس ناکام ہو رہی ہے اور سفارت کاری کا کوئی نام و نشان نہیں، تو اس ڈوبتے جہاز کا کپتان آخر کون ہے؟